अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। आप लोगों की आवाज़ क्यों आएगी? मैंने बोलना है, मेरी आवाज़ आनी चाहिए। आप लोगों ने सुनना है ना, तो आपको मेरी आवाज़ आनी चाहिए जी, ठीक है। अच्छा जी, हमने अपना काम स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना होगा जी? सबसे पहले जैम सर्वर जो है उसको स्टार्ट करना होगा। और जैम सर्वर जो है वो आप या तो ये स्टार्ट मेन्यू है यहाँ से निकाल लें, सर्च बार आपको नज़र आ रही है, इस पे क्लिक कर लें। या अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, विंडोज 7 में अगर आप यहाँ पे सर्च बार नहीं देख रहे, या आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जैम कंट्रोल पैनल नहीं मिलता, तो फिर आप जो जहाँ पे आपने अपना जैम सर्वर इंस्टॉल किया है, यानी कि सी ड्राइव में किया है, किसी भी ड्राइव में आपने उसको इंस्टॉल किया, जहाँ पे भी किया है, जैम सर्वर फोल्डर को अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे जैम कंट्रोल के नाम से एक फाइल होगी, और उसका आइकन भी यही होगा जो आइकन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप उसको ओपन करें तो आपकी ये जैम कंट्रोल पैनल जो है ये ओपन हो जाएगा जी, ठीक है। हर एक विंडो में हो जाता है, विंडोज 7, 8, 10, 11 हर विंडो में हो जाता है जी। जैम सर्वर को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट किस तरह से करना है? ये दो चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सबसे पहले अपाचे सर्वर नजर आ रहा है, इसको स्टार्ट कर लें। MySQL है, इसको स्टार्ट कर लें। इन दोनों को स्टार्ट करें और इसको आप मिनिमाइज कर दें। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इसको आपने डायरेक्टली क्लोज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे पहले आप इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद फिर इसको आप क्लोज करते हैं। समझ आ गई है? अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। वही वेबसाइट जो हमने सेटअप की थी, आप उसको यहाँ पे ओपन कर लें। बैच 82। बैच 82 को मैंने कहा था ना कि यही वेबसाइट मैं लेके चलूंगा आगे। तो नाम जो है जो चाहे आप रख लें, जैसे मैंने बैच 82 रखा हुआ है, कोई भी नेम आप रख लें। काम आपको आना चाहिए, काम समझ आना चाहिए, काम हमने कैसे करना है जी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एरर नजर आ रहा है जी, एरर इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। ये एरर कब आता है? जब आपका डेटाबेस जो है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर पे, और सर्वर जो है वो डेटाबेस से जो आपका डाटा है वेबसाइट का, जो उसने सेव किया हो डेटाबेस में, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पा रहा। कनेक्शन क्यों नहीं बन पा रहा? हमने अभी जैम सर्वर को स्टार्ट किया है, अभी अब स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये MySQL जो है इसको स्टार्ट होने में। तो अभी ये स्टार्ट तो हो चुका है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अभी। तो अभी कर, थोड़ा सा आप इसको इंतजार कर लें, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, तो ये दोबारा यहाँ पे कनेक्ट होगा। जैसे ही कनेक्ट होगा, ये वेबसाइट का डाटा जो है वो आपको शो करवा देगा यहाँ पे कि ये आपकी वेबसाइट है। हमारी जो इससे नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, कब होगी? परसों होगी, ठीक है, 16 को, ठीक है। वो है आपका QA सेशन, ठीक है। QA सेशन में क्या होता है कि जस्ट क्वेश्चन और आंसर हम ले रहे होते हैं। यानी कि एक तो आपकी ग्रुप चैट होती है व्हाट्सएप की, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी इशू आ गया, वहाँ पे आप चैट में पूछ लेते हैं। तो व्हाट्सएप चैट जो है कोशिश करें वो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस हों। रेलिवेंट क्वेश्चन से मुराद ये कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान कोई एरर आ गया, कोई इशू आ गया, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं कि सर ये एरर आ गया, इसका काइंडली बता दें इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। और फिर हम आपको बता देते हैं कि इसका इस तरह से आपने हल करना है इसको। इसके अलावा हर 2 से 3 क्लासेस के बाद आपकी एक क्लास हुआ करती है QA सेशन की, ठीक है।
उस क्लास में हमको प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते। हम वहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, आपके क्वेश्चंस लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी रूटीन की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके रेलिवेंट है, उससे हटके है, वेब डेवलपमेंट के रेलिवेंट है, वर्डप्रेस के रेलिवेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हों तो भी वो हम उस पूरे सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस ही ले रहे होते हैं और आपको वहाँ पे डिटेल से उनको आंसर कर रहे होते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप कह लें कि हमारे जहन में आते हैं, जो हम जब हम काम कर रहे होते हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ये काम कैसे होगा, फलां काम हमने फलां जगह देखा था तो वो ऐसे हुआ था, हमने ऐसे किया तो ऐसे नहीं हुआ। तो ये तमाम क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो भी इसी क्यूए सेशन में आप कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपका क्यूए सेशन होगा, उसमें आप लोगों ने ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वो लाइव क्वेश्चन ही होते हैं। तो वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल से आपके जितने भी इश्यूज होंगे वो डिस्कस हम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी वेबसाइट थी। और इस वेबसाइट का मैंने आपको बताया कि अभी जब आप फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल किया, तो अभी यहाँ पे 2023 का जो थीम है वर्डप्रेस की तरफ से, वो आपको एक सिंपल सा ये लेआउट नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसको अभी हमने बनाना है, डिज़ाइन करना है, बनाना है, सब कुछ हमने करना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए पहले वेबसाइट ओपन कर लें अपनी एक दफ़ा। वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है। वेबसाइट ओपन इसलिए हम पहले करते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि ऊपर जो हमारा जो यूआरएल है वो क्या बन रहा है। अभी हमारी वेबसाइट का यूआरएल बन रहा है localhost/batch82, ठीक है, ये यूआरएल बन रहा है। सम टाइम क्या होता है कि आपने जो वर्डप्रेस का फोल्डर रखा होता है, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आपने रखा होगा, फिर जाके वर्डप्रेस की फाइल्स आ रही होती हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे यूआरएल भी आपका वो डिफरेंट हो जाता है जी, ठीक है। तो पहले वेबसाइट को दफ़ा ओपन कर लें। वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है, तो फिर आप इस यूआरएल के आगे लास्ट में WP-admin लगा के इसका डैशबोर्ड ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और हम इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये डैशबोर्ड है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। मैंने डिटेल से बताया था आपको किस डैशबोर्ड पे क्या कुछ है और किस तरह से हमने काम करना है, ठीक है। तो अभी हमने इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है जी, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम जो है वो थीम इंस्टॉल करना है। और लास्ट टाइम हम थीम इंस्टॉल कर रहे थे, हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया था। हम यहाँ पे आते हैं जी अपीयरेंस में। वेट अ मिनट, वेट, इसका मेंटेनेंस मोड जो है वो हम एक दफ़ा ऑफ करते हैं। बैच 82। अच्छा जी, वो बस कुछ टाइम के लिए था, खैर। इसको आप रिफ्रेश करें तो आपकी साइट दोबारा सेट हो गई है। अच्छा जी, ये हमारे पास है। इसमें हमने यहाँ पे, अब देखें ना, यहाँ पे 2021, 2022, 2023 और ये 2024 भी आ चुका है जी, ठीक है। ये मैंने आज ही देखा है, आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ मैं। वरना इससे पहले ये 3 थीम मौजूद थे। वर्डप्रेस हर साल एक सिंपल सा लेआउट, एक सिंपल सी थीम कह लें, यहाँ पे आपको देता है, जो कि जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो आपको नज़र आ रहा होता है। जैसे अभी हमारी वेबसाइट हम देखें ना, तो हमारे वेबसाइट पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2023 का थीम है। 2023 जो है वो थीम है जो कि वर्डप्रेस ने यहाँ पे एक्टिव भी किया हुआ है। और 2024 भी आ चुका है, ये देखिए। हो सकता है कि अभी आप वर्डप्रेस को दोबारा से सेटअप करें वेबसाइट का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये 2023 की बजाय 2024 जो है ये आपको वहाँ पे एक्टिव मिले या इंस्टॉल मिले, ठीक है ना। ये पॉसिबल है क्योंकि हमने पहले किया है ना, तो इस वजह से अभी यही थीम एक्टिव है। अगर आप लोग अभी सेटअप करेंगे तो पॉसिबल है कि ये थीम एक्टिव हो 2024, क्योंकि अभी न्यू थीम आ चुका है वर्डप्रेस की तरफ से, ठीक है। हर साल थीम आ जाता है, सिंपल सा थीम है ये। लेकिन हम वर्डप्रेस की जो बाय डिफॉल्ट थीम है ना, इन पे हम काम नहीं करते, ठीक है। ये काम आप इस पे कर सकते हैं अगर आपने कस्टम काम करना हो। कस्टम काम में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अपना कोड लिख के
वही कोड जो आपको हमेशा तंग करता है और आपको समझ नहीं आती कि हमने कोड कैसे करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने कैसे यूज़ करना है, तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है जहाँ पे हम उनको इन थीम को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हम काम कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में ये होता है कि हम बगैर कोड के अपनी वेबसाइट बनाने जा रही है। बगैर कोड का मतलब है कि आप डिज़ाइन जो है वो खुद से कंप्लीट बना देते हैं, बाकी उसकी जो चीज़ें हैं, उसके पीछे जो कोड लिखा जा रहा है, उसके पीछे जो बैकएंड की चीज़ें हैं, कोड वगैरह की, डेटाबेस की तमाम चीज़ें वर्डप्रेस खुद से डील कर रहा होता है। तो आपके लिए इजी है कि आपने कोड को नहीं छेड़ना, आप सिर्फ अपना डिज़ाइन सेट कर लें, बाकी चीज़ें वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इजी काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक न्यू थीम लेंगे, क्योंकि हमें एक कस्टमाइज थीम चाहिए जिसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बना सकें। तो कस्टमाइज थीम के लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करें, तो ये आपके सामने एक थीम डायरेक्टरी आ गई, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और यहाँ पे 6000 के करीब थीम मौजूद हैं जो कि वर्डप्रेस की तरफ से हैं। वर्डप्रेस की तरफ से मुराद ये है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो ये थीम बना बना के इस डायरेक्टरी पे अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे अगर मैं चाहूँ मैं अपना थीम बनाऊँ, वो थीम मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे या वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे मैं अपलोड कर दूँ, तो वो थीम यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोग, डिफरेंट आप कह लें कि पर्सन जो है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अपना थीम वगैरह या अपनी सर्विसेज वगैरह यहाँ पे दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि ये तमाम थीम फ्री हैं, पेड नहीं है। ठीक है ना, तो ये फ्री थीम मौजूद है यहाँ पे, जो कि वर्डप्रेस ने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जी। 6000 के करीब आपके पास मौजूद है, 6000 के करीब। तो हम यहाँ पे ओशन WP जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इस पे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। यहाँ से आप किसी भी थीम पे अगर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, देखिए थीम इंस्टॉल हो गया। और यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता, कोई आपको एरर आ जाता है, तो फिर ऊपर अपलोड थीम का ऑप्शन है। अपलोड थीम करने के लिए पहले आप थीम को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड कहाँ से करेंगे, वो आप करेंगे wordpress.org। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। wordpress.org पे जाएंगे, वहाँ पे आप एक्सटेंड का ऑप्शन है ऊपर, हेडर में एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे, थीम का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे यही थीम आपको नजर आ रहे होंगे, सेम यही थीम मौजूद है। उनको डाउनलोड करें और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अगेन मैं यहाँ पे थीम पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए ना, थीम मैंने इंस्टॉल किया है OceanWP, लेकिन अभी तक 2023 ही एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं हुआ। तो इंस्टॉल आप बेशक उसको कर लें, तो आपको इंस्टॉल करने के बाद थीम को एक्टिव भी करना होता है। समझ आ रही है? तो अभी कोई चेंजिंग नहीं है, देखिए यहाँ पे वही थीम मौजूद है जो पहले था। यहाँ पे अपीयरेंस में कोई और ऑप्शंस भी नहीं है, पूरे डैशबोर्ड पे कोई और ऑप्शन नहीं आए। तो जब हम इस थीम को एक्टिव करेंगे, फिर आपको इस थीम के ऑप्शंस भी मिलेंगे, इस थीम की सेटिंग्स भी मिलेंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि एक टाइम में एक थीम ही एक्टिव होता है। अगर मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो एक्स्ट्रा थीम जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं रहती फिर, क्योंकि हमने एक थीम लिया और फिर हम अपना जो डिज़ाइन बनाते हैं फिर हम उसी थीम पर बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस थीम को सिलेक्ट करके इस पे अपना डिज़ाइन बना लूँ, कंप्लीट इस थीम के साथ में अपना काम कर लूँ, और फिर बाद में मैं थीम चेंज करूँगा, तो मेरा डिज़ाइन भी सारा आप कह लें कि वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप बार बार थीम को चेंज करें। ठीक है, आपने एक थीम लिया, आप उसी पे अपना काम करें, उसको डिज़ाइन करें, बनाएं जो भी आपने बनाना है। समझ आ रही है? तो अब जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। OceanWP यहाँ पे हमारा जो है ये एक्टिव हो गया। अब देखें, ये एक्टिव हो गया OceanWP, और बाकी सारे थीम जो हैं वो एक्स्ट्रा मौजूद है यहाँ पे, एक्टिव कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ देखें कि अब अपीयरेंस में आपके पास और भी ऑप्शंस आ गए हैं। कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया, विजेट्स का आ गया, मेन्यू का आ गया, हेडर का, OceanWP का। ये ऑप्शंस पहले नहीं थे, ये अब आए हैं थीम के साथ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पहले थीम है, ये एक सिंपल सा लेआउट है वर्डप्रेस की तरफ से, जो कि आपको सिर्फ ये बताता है कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, डैशबोर्ड आपका परफेक्टली डन है। ठीक है, हमें काम करने के लिए फुली कस्टमाइज थीम चाहिए होता है, तो हम अलग से इसको इंस्टॉल करते हैं।
समझ आ रही है ये बात? मुश्किल बात तो नहीं है ना ये, इजी चीज है ये। अच्छा जी, हमने थीम ले लिया। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे आए और एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको चेंजेस भी नजर आएंगी, जिससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि थीम चेंज करने से आपका डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है। ये देखें, चेंज हो गया काम अब सब। ठीक है, अब ये इसकी हेडिंग, हेडर है सॉरी। ठीक है, ये इसका फुटर है नीचे, और ये यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है जी? ठीक है, ये हेडर मैंने बताया, यहाँ पे टाइटल है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जी रिसेंट पोस्ट का। ये पोस्ट आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और ये साइड बार है, साइड बार में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम काम किस तरह से करते हैं जी? ठीक है, काम करने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझा दूं कि वेबसाइट किस तरह से काम करती हैं, या वेबसाइट का हम स्ट्रक्चर क्या सेट करते हैं जी। स्ट्रक्चर उसका यूआई, यानी कि जो हमारा फ्रंट एंड है उसकी बेस पे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, यूआई बेस पे कह रहे हैं हम, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा देखिए, ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट से मुराद ये पेज है, या वो लेआउट है जो आपको नज़र आ रही है, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, कंप्लीट जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसका यूआई जो बनाते हैं ना, यूआई कहते हैं यूज़र इंटरफेस को। जैसे कि अभी ये वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है, इसका यूआई है, यूज़र इंटरफेस है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर देंगे, कोई भी वेब एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, तो आपको जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट नजर आएगी ना, एज ए यूजर जो आपको नजर आएगी, वो उसका यूआई होगा। ठीक है। तो यूआई जो है उसको हम कुछ हिस्सों में, कुछ सेक्शंस में, या कुछ आप कह लें कि ब्लॉक्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि इजी इजी यूआई रहे, इजी टू यूज हो, यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे आए उसको हर चीज नजर आ रही हो, उसके लिए कोई चीज मुश्किल ना हो। जितने भी ऑप्शंस हैं वेबसाइट पे, जितनी भी चीजें हमने दी हुई हैं, वो कंप्लीट ना भी हो सामने, लेकिन उनका कुछ ना कुछ हिंट उसको मिल रहा हो, तो उस हिंट के साथ वो वहां पे भी जा सके। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट अगर आपकी एक वेबसाइट है, तो उसमें अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, इसके टॉप पे एक हमारा सेक्शन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं जी, इस टॉप सेक्शन को हम क्या कहते हैं। और सेम एक ऐसे ही बॉटम में होता है इसका एक सेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी हेडर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जी फुटर। ठीक है, अच्छा अब ये हेडर और फुटर जो है ये क्या होते हैं जी? देखिए, जब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो वेबसाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने यूज़र को दिखानी होती हैं। क्योंकि हमारी वेबसाइट का मकसद क्या है? वेबसाइट का मकसद है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी शॉप के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, इदारे के लिए आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उसका मकसद ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो जान सके यूज़र उस इदारे या इंस्टीट्यूट के बारे में, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको मालूमात मिले उस सर्विसेज के बारे में, या जो भी वो स्टोर वगैरह है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि अब हर चीज़ तो वो सामने नहीं देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट तो सामने आए ना। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए हेडर है, तो हेडर में मोस्टली आपको क्या नजर आता है? हेडर में आपको नजर आता है जी, एक तो लोगो होता है वेबसाइट का। ठीक है, उसके बाद साइट टाइटल होता है। ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें आप कह लें कि मोस्टली हम हेडर में देखते हैं जी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी आपका नेव बार आ गया जी, नेव बार कह लें इसको, या आप इसको मेन्यू कह लें जी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास होता है, क्या होता है जी, सीटीए बटन होता है जी। सीटीए बटन कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन को। ठीक है, कॉल टू एक्शन से मुराद कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा होगा, गेट अ कोड का लगा होगा। ठीक है, या वहाँ पे कोई भी, जैसे कोई शॉप नाउ का लगा होता है बटन। तो जिस तरह की वेबसाइट है, उसी के हिसाब से हम डिफरेंट नेम्स के साथ वहाँ पे एक बटन दे देते हैं। फिर उसके पीछे सम टाइम कॉन्टैक्ट अस का पेज लगा देते हैं। सम टाइम वहाँ पे हम कोई, आप कह लेंगे,
पॉपअप लगा देते हैं, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे लग सकती हैं जी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे और क्या होता है जी, सोशल आइकन्स भी हो जाते हैं। ठीक है, और किसी हद तक आप कह लें ईमेल या फोन नंबर भी हो सकते हैं जी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हेडर में नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके जहन में है तो वो भी बताएं कि सर ये चीज़ भी हमने देखी हुई है हेडर में कि ये भी होती है जी। ठीक है, दूसरी साइड पे जो फुटर होता है, फुटर में क्या होता है जी, फुटर में आप कह लें कि शॉर्ट इंट्रो होता है। मेरा एच जो है वो काम नहीं कर रहा। शॉर्ट इंट्रो होता है, उसके बाद आप कह लें जी क्विक लिंक्स होते हैं। और क्या होता है जी वहाँ पे, एड्रेस होगा। ठीक है, या कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सभी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, आप वहाँ पे कह लें कि एड्रेस भी आ जाता है। ठीक है, लोकेशन वगैरह जिसे हम कह देते हैं, ऑफिस का टाइम वगैरह, ये भी कॉन्टैक्ट डिटेल में इंक्लूड होती हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे ईमेल सब्सक्रिप्शन होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूज़ लेटर। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में मैं न्यूज़ लेटर लिख देता हूँ। अच्छा जी, और वहाँ पे क्या हो सकता है जी, सोशल आइकन समटाइम यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे फुटर मेन्यू भी होता है जी, फुटर मेन्यू अलग से भी समटाइम आ जाता है जी। ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप कह लें कि फुटर में होती हैं जी। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, वो आप मुझे बता देंगे सर ये भी हो सकती है। हाँ जी, सबमिट बटन जो होता है वो, हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी भी कोई लिंक्स में आ जाती है जी। ठीक है ना ये, और बाकी सबमिट बटन है वो उसके ईमेल सब्सक्रिप्शन पे होता है, यानी कि न्यूज़ लेटर पे होता है वो। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें ये चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम चीज़ें आपको हेडर में मिलेंगी। ठीक है, यानी कि लाजमी नहीं है कि हर चीज़ ही हमने यूज़ करना है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके डिज़ाइन पे, आपकी नीड पे, कि हमने जो वेबसाइट बनानी है उस वेबसाइट पे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, हम उसी हिसाब से इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने इन जनरल आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर आप जनरली जाके देखें ना, किसी भी वेबसाइट पे जाएं आप, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई ये आपको नज़र आती हैं अक्सर किसी भी वेबसाइट पे। ठीक है, ये तो हो गया जी हेडर और फुटर। इसका मकसद ये होगा कि जी हेडर ऊपर नजर आ रहा है, फुटर नीचे नजर आ रहा है, एक यूजर जो है उसके लिए आसानी हो गई कि उसे, अगर वो किसी एक पेज पे है, होम पे है वो, तो वो चाह रहा है अपना अबाउट अस जानना, तो उसको नेव बार में, जो नेव बार है, मेन्यू है जिसमें डिफरेंट पेजेस हैं उसको शो हो रहे होंगे, वो दूसरे पेज पे क्लिक करके जा सकते हैं। उसे कांटेक्ट करना है तो उसको जो है आप कह लें कि कांटेक्ट डिटेल हेडर या फुटर में नजर आ रही होगी, वो कांटेक्ट कर लेगा। सोशल आइकन के थ्रू उनकी सोशल प्रेजेंस भी देख सकता है कि वो सोशल प्लेटफॉर्म जो है उन पे कितना एक्टिव है, या उनकी वहाँ पे प्रेजेंस है कि नहीं है, तो उन पे क्लिक करेगा तो उन पे जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं कि वो उन चीज़ों को यूज़ करके इजी वे में उसको जो भी चाहिए ना, जो भी चाहिए इस वेबसाइट पे उसके हर चीज़ सामने होगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है जी, इसके अलावा एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं साइड बार। ठीक है, अब ये जो साइड बार है ये कोई जरूरी चीज नहीं है, ना ही तो लाजमी है, लेकिन कुछ वेबसाइट पे आपको साइड बार भी नजर आएगा। और किन वेबसाइट पे नजर आएगा, ये स्पेशली होता है जी, आप कह लें कि ब्लॉग वेबसाइट पे, इस पे ब्लॉग वेबसाइट पे, या फिर ये जो आपकी ई कॉमर्स स्टोर होते हैं, ई कॉमर्स स्टोर में आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, ये साइड बार लेफ्ट साइड पे भी आप रख सकते हैं, राइट साइड पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप मर्जी इसको रख लें, इसका इशू नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि अगर तो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट जैसे आप ये न्यूज़ वेबसाइट होती हैं या ब्लॉग वेबसाइट जहाँ पे कोई आर्टिकल आप रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, न्यूज़ वगैरह वहाँ पे रीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लेफ्ट या राइट साइड में साइड बार आ जाता है, जिसमें आप कह लें कि लेटेस्ट पोस्ट आ जाती है, उसके बाद लेटेस्ट कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ सोशल डिटेल्स आ जाती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दी होती हैं।
ठीक है। और ऐसे ही अगर आप ई कॉमर्स स्टोर में देखें, ई कॉमर्स स्टोर में, मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली बताइएगा, आवाज़ मेरी क्लियर है? क्लियर है। ये कौन कह रहे हैं जी? मोहम्मद उस्मान, आप अपनी साइड पे देखें, आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है। मेरी एंड से आवाज़ ठीक है जी। ओके जी, ठीक है, बस ठीक है। रहमत भाई जरा हौसला रखें, तो आपको हर चीज़ बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब एक दिन में तो हम सब चीज़ें नहीं करने जा रहे ना, हमने आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। अच्छा जी, अब ये साइड बार हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए साइड बार जो होता है वो, अगर ई कॉमर्स स्टोर में अगर आप देखें साइड बार, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको मोस्टली आप कह लें कि ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, प्रोडक्ट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं लिखी हुई, वहाँ पे प्राइसेस के फिल्टर वगैरह होते हैं, कलर्स के फिल्टर वगैरह होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। अब ये साइड बार जो है, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपने लाजमी बनाना है। ठीक है, बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट में तो होता नहीं है। ब्लॉग वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर में होता है, वो भी हर एक यूज नहीं कर रहा, जिसको आप कह लेंगे डिजाइन पे डिपेंड कर रहा है, कोई यूज करता है कोई यूज नहीं करता जी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाकी एरिया रह गया, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं जी कंटेंट एरिया। यार आप लोग जो है ना बहुत फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा सा हौसला रखें, हर चीज हो जाएगी। या तो आपको ये चीजें आती हैं और आप तंग आ गए हैं कि सर ये क्या बेसिक सी चीजें हम करवा रहे हैं, हमें कुछ एडवांस चाहिए, हमें जो है ना बच्चों वाला काम नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट हैं, हमने हर एक को लेके चलने हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो अगर आपको अभी क्लियर नहीं होती, तो फिर आगे चल के आप डेवलपर बन भी जाए ना, तो भी आपकी अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये है जी कंटेंट एरिया, यानी कि टॉप पे हेडर आ गया और ये फुटर आ गया। साइड बार अगर बनाना है तो भी, नहीं बनाना तो इसको निकाल दें। बाकी हेडर फुटर के दरमियान में ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं जी कंटेंट एरिया, या इसको हम कहते हैं पेज एरिया। ठीक है। अब ये वो एरिया है जिस एरिया को देख के आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है जो कि अक्सर आप लोगों का क्लियर नहीं होता। ठीक है। देखिए, हेडर हर वेबसाइट में मिलेगा। अब आपने मोस्टली कौन कौन से नेम सुने हुए वेबसाइट के? आपने सुना हुआ है जी ई कॉमर्स वेबसाइट, या आपने नेम सुना हुआ है जी पोर्टफोलियो वेबसाइट, या आपने सुना हुआ है जी बिजनेस वेबसाइट, या आपने सुना हुआ है कि ब्लॉग वेबसाइट। ऐसा ही है ना? ठीक है। अब ये ब्लॉग वेबसाइट आ गई, ई कॉमर्स स्टोर आ गया, या आपकी बिजनेस वेबसाइट आ गई। बिजनेस वेबसाइट मोस्टली ये स्टैटिक वेबसाइट ही होती है। ठीक है। बाकी ये ब्लॉगिंग वगैरह, ये ई कॉमर्स स्टोर है, ये आपकी डायनेमिक वेबसाइट हो जाती है। तो ये जो वेबसाइट हैं, इन सब वेबसाइट में हेडर भी आपको हर वेबसाइट पे मिलेगा, फुटर भी आपको हर वेबसाइट पे मिलेगा। ऐसा ही है। अब हेडर और फुटर में जो चीजें ऐड की हुई हैं, वो भी तकरीबन आप कह लें कि सेम होती हैं। तो फर्क कहाँ पे होता है? हर वेबसाइट एक तरह की होती है, उसका जो फर्क होगा वो सिर्फ कंटेंट का होगा। कंटेंट अगर चेंज है, हम कंटेंट के बिहाफ पे या कंटेंट की बेस पे हम उसको डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये वेबसाइट किस टाइप की है। अब अगर देखें यहाँ पे, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अगर मैं पोस्ट दिखाऊं, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स अपने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और हेडर में उन ब्लॉग पोस्ट की आप कह लेंगे कैटेगरीज में ऐड कर दूंगा, तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट बन जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अगेन आपको ब्लॉग वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये हम पहले देख चुके हैं। अब ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट जितनी भी है ब्लॉग वेबसाइट ही है। ठीक है। अब ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है। अब इसमें देखें तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये हेडर है ऊपर, टॉप पे ये क्या है? हेडर है। हेडर में ये लोगो आ गया, टाइटल आ गया, ये आ गया नेव बार, जिसको मेन्यू कहते हैं।
अब ये मेन्यू आ गया, ये इसने सर्च बटन लगा दी यहाँ पे सर्च करने के लिए। ठीक है, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे तो ये उसका फुटर है। फुटर में ये बन गया जी ईमेल सब्सक्रिप्शन का। ये सोशल आइकन्स दे दिए उसने, ये एक उसने शॉर्ट इंट्रो दे दिया। ठीक है, और ये बाकी उसने क्विक लिंक्स दे दी हैं, प्राइवेसी पॉलिसी चीजें आ गई हैं। ठीक है, वही चीजें जो भी हम डिस्कस हमने की हैं। ठीक है, अब ये हेडर और फुटर के दरमियान में ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सारा कंटेंट है जो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब ये कंटेंट किस चीज का है, ये डिफरेंट पोस्ट हैं, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है। ठीक है, ये जो भी आपको नजर आ रही है सब पोस्ट हैं। अब मैं किसी भी एक पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो पोस्ट ओपन हो जाएगी कंप्लीट, हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोस्ट ओपन हो गई है, ये उसका टाइटल है और ये फीचर इमेज है और ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया जो कि मैं रीड कर सकता हूँ जी पोस्ट का। समझ आ रही है? तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट में आपकी वेबसाइट जो है वो क्या डिस्प्ले करवा रही है, पोस्ट डिस्प्ले करवा रही है। ये डिफरेंट पोस्ट हैं और ये पोस्ट जो है ऊपर कैटेगराइज की गई हैं। टेक एंड टेलीकॉम में, बिजनेस, कार बेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पाकिस्तान, हेल्थ, वर्ल्ड कप वगैरह, ये उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यानी कि अभी ये हम होम पेज पे हैं। होम पेज का मतलब जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वेबसाइट ओपन करते ही आप जो आपके सामने फ्रंट पेज आ रहा होता है, ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है। इस फ्रंट पेज को हम होम पेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होम पेज या फ्रंट पेज जो है इस पे आपको तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही हैं, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी से हो। अब ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की है, ये टेक एंड टेलीकॉम कैटेगरी की है। ठीक है, उसके बाद ये कॉमर्स की आ गई यानी कि बिजनेस कैटेगरी से आ गई है। ये भी बिजनेस कैटेगरी की है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स की आ गई है। ये आप कह लें कि इंटरनेशनल अफेयर्स कह लें आ गई। ठीक है, इस तरह की तो डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही हैं आपको, जबकि ऊपर हेडर में अलग अलग तमाम कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो जस्ट उसी कैटेगरी के रेलेवेंट ही पोस्ट नजर आएगी। यानी अगर मैं यहाँ पे कार बेस पे क्लिक करता हूँ ना, तो अब सिर्फ कार बेस के रेलेवेंट ही पोस्ट नजर आएंगी, बाकी एक्स्ट्रा पोस्ट नजर नहीं आएंगे आपको। ठीक है, अब देखें जी ये कार बेस आ गया। तो इन्होंने यहाँ पे टोटल कार बेस के लिए अलग पेज डिजाइन किया हुआ है और उस पे कार के रेलेवेंट ही आपको नजर आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लें, सॉरी, ऊपर टेक एंड टेलीकॉम पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो अब देखेंगे टेक एंड टेलीकॉम के रेलिवेंट ही आपको तमाम पोस्ट नजर आ रही है। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स की या आप कह लें किसी और चीज़ की पोस्ट नजर नहीं आ रही। तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें आप कह लें कि हमने कुछ कैटेगरीज बनाई और उन्हीं कैटेगरीज के रेलिवेंट हमने वहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब इसमें भी हेडर फुटर आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो हमने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया कि हेडर फुटर तो हर वेबसाइट में होता है, ये जो कंटेंट एरिया है ये डिफाइन करता है कि आपने वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट बना दी या बिजनेस बना दी, कौन सी बना दी। अब अगर ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए आपको इस कंटेंट एरिया में या पेज एरिया में इस जगह पे पोस्ट दिखाना होगी। ठीक है ना, आपकी जो पोस्ट होंगी वो दिखाना होगी, जैसे कि ये अभी आप देखें ये पोस्ट नजर आ रही है, डिफरेंट पोस्ट है ये। ठीक है, पोस्ट और पेज का डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंस क्या होता है जी। दूसरी साइड पे अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट में हम फिर पोस्ट वगैरह नहीं करते, हम फिर पेजेस बनाते हैं। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए फिर हम क्या करते हैं, पेजेस बनाते हैं। हेडर में जो हमारा नेव बार होगी, जैसे कि ये नेव बार है, ये ऊपर ना आपको नेव बार नजर आ रही है हेडर के अंदर, जिसमें ये डिफरेंट उसने पोस्ट कैटेगरीज रखी हुई हैं। बिजनेस वेबसाइट के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे फिर हम पेजेस को रखेंगे। ठीक है, डिफरेंट पेजेस जो हमने बनाए होंगे, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, सर्विसेज का, उन पेजेस को रखेंगे और उन पेजेस का जो भी कंटेंट होगा, जो भी डिजाइन होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे इस कंटेंट एरिया में नजर आ रहा होगा। समझ आ रही है? और अगर मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो फिर इस कंटेंट एरिया में मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, अब ये आप मुझे बताएं। ठीक है, अगर मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई तो ब्लॉग वेबसाइट के लिए मुझे कंटेंट एरिया में पोस्ट वगैरह डिस्प्ले करवानी चाहिए।
मैंने एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, तो फिर मैंने वहाँ पे डिफरेंट पेजेस बना के उन पेजेस का कंटेंट डिजाइन यहाँ पे डिजाइन करूंगा या दिखाऊंगा। और अगर मैं एक ई कॉमर्स स्टोर बनाऊंगा, तो फिर ये कंटेंट एरिया जो है यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी मेरी, उनको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा जी। क्लियर हो गया? अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ इस कंटेंट एरिया में, तो मेरा हेडर जो है ऊपर, उसमें जो नेव बार होगी, वहां पे क्या आएगा जी? अगर मैं यहाँ पे कंटेंट एरिया में प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो हेडर में जो मेरी नेव बार है, मेन्यू है, उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा प्रोडक्ट कैटेगरीज। हाउस होल्ड आइटम्स क्यों आएंगे? अभी हम कौन सा कोई आइटम डिस्कस कर रहे हैं? हम एक जनरल टर्म में बात कर रहे हैं ना। प्रोडक्ट कैटेगरीज आएंगी, प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है ना, अकेली कैटेगरी नहीं। अकेली कैटेगरीज जो है वो पोस्ट कैटेगरी हैं, वो तब आएंगी जब आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे। तो ब्लॉग वेबसाइट में आप पोस्ट कैटेगरीज दिखाएंगे, और जब आपने एक बनाना है यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखाएंगे। और अगर हम बनाएंगे बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो फिर नेव बार में या हेडर जो हमारा मेन्यू है, उस मेन्यू में हम क्या दिखाएंगे? फिर हम वहां पे पेजेस दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, तो फिर हम वहां पे क्या दिखाएंगे? पेजेस दिखाएंगे। समझ आ गई? चीज क्लियर हो गई आपको कि हेडर में हमने क्या रखना है, फुटर में क्या रखना है, साइड बार में क्या रख सकते हैं, और उसी लिहाज से हमने अपनी वेबसाइट पे क्या कंटेंट डिस्प्ले करवाने। हर टाइप की भी समझ आ गई है? अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो आपकी ई कॉमर्स स्टोर है, चाहे वो बिजनेस है, पोर्टफोलियो है, ब्लॉग वेबसाइट है, वो अलग नहीं होती। पीछे से यानी कि डैशबोर्ड जो आप यूज कर रहे हैं वो, या एज ए एडमिन, आपके लिए वो एक ही चीज है। उसमें कोई फर्क नहीं है, बनाने में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे आएगा? डिस्प्ले करवाने में। ठीक है, ये जो भी टाइप आपने अभी तक सुनी है, वो डिफाइन कब होती हैं? जब आप जो चीज डिस्प्ले करवा रहे हैं, हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, उसी हिसाब से हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये फलां टाइप की वेबसाइट है। ये चीज क्लियर हो गई है? अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाती है ना, बेशक 5 मिनट और ले लें, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है, तो फिर आगे वेबसाइट्स बनाना आपके लिए आसान है। आपको सिर्फ ये समझ आ जाए कि हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, फ्रंट पेज पे या फ्रंट पे हमने दिखाना क्या है वेबसाइट पे, तो सब चीजें क्लियर हैं। फिर आपके लिए ये डिफरेंट टाइप की वेबसाइट नहीं रहेंगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि सर फलां वेबसाइट क्या होती है, फलां वेबसाइट क्या होती है। आपको सिर्फ इतना समझ आ गया कि हमने दिखाना क्या है, चीजें डिस्प्ले पे हमने क्या लेके आनी है। ठीक है? भाई ई कॉमर्स वेबसाइट तो मैं भी बता रहा हूँ, मैंने कौन सा कोई और नेम लिया? ई कॉमर्स वेबसाइट का तो मैंने बताया, सब सब वेबसाइट बता रहा हूँ मैं। रिपीट वाला सीन नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है फिर भी आप रिपीट रिपीट वाला काम करते हैं। अजीब लोग हैं आप कोई। रिकॉर्डिंग देख लेना, चीजें आपको बता दी हैं, समझ लें उसको। नहीं समझ आ रही है, रिकॉर्डिंग देख लें उसकी बस। मोहम्मद उस्मान जंजुआ भाई, शाबाश आपके लिए। यहाँ पे आप कस्टम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, अभी आप कैनवा की तरफ जा रहे हैं कि सर हम कैनवा जैसे बना लेंगे। छोड़ दें कैनवा को यार, ये कैनवा वाला काम नहीं है ये। आप कैनवा से आगे निकल आए हैं। खैर जी, ये हमारी वेबसाइट है। अब जो मैंने आपको इतना कुछ बोल के समझाया है, तो अब मुझे काइंडली ये बता दें कि इस वेबसाइट को अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे बता दें ये किस टाइप की वेबसाइट आपको लग रही है। यार स्टैटिक डायनामिक को छोड़ दें, स्टैटिक डायनामिक अलग चीज़ है, वो मैंने आपको बताया है। हमारा कंटेंट ही बता रहा होता है कि वो स्टैटिक है, डायनामिक है। जी, ये आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है। और ब्लॉग वेबसाइट हम इसको क्यों कह रहे हैं, ये भी मुझे बता दें कि सर ये ब्लॉग वेबसाइट जो आपने कहा है, ये ब्लॉग वेबसाइट किस लिए आप लोगों ने कह दिया कि ब्लॉग वेबसाइट है?
हाँ जी। क्योंकि इस वेबसाइट पे ये एक पोस्ट नज़र आ रही है हमें, एक पोस्ट नज़र आ रही है। इस पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगी कंप्लीट, और इसको मैं रीड कर सकता हूँ। ये कंप्लीट पोस्ट आ गई है और इसका ये साइड बार है, ठीक है। अब एक चीज़ समझें कि वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं, ज़रा सुन ले ध्यान से। वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉग वेबसाइट की हैं। वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉग वेबसाइट की हैं। जब आप वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो उसकी जितनी भी सेटिंग्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं वो उसने ब्लॉग वेबसाइट की दी होती हैं। आप उसको चेंज करके बिजनेस की तरफ भी ले जा सकते हैं, आप उसको चेंज करके ई कॉमर्स स्टोर की तरफ भी ले जा सकते हैं। आप उसको जैसा चाहें उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा चाहें आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है? चलें जी, ठीक हो गया, टाइम हमारा अप हो गया। ये हमारे जो पहले एक दो लेक्चर्स गुजरे हैं ये ज़रा स्लो थे, और उसमें हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की है, ठीक है। अब आगे जो आपका काम शुरू होगा वो ज़रा स्पीड से होगा। उसमें हम चीज़ें थोड़ी स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि हमने उस पर डिज़ाइन वाला काम शुरू कर देना है। तो वो चीज़ें थोड़ा स्पीडली चलेंगी। और ये तब तक इसलिए भी होता है कुछ स्लो काम हमारा कि अब तक आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं इंस्टॉलेशन के, या जो भी आपके ये वाले काम है जो कि आपका सेटअप नहीं बना वर्डप्रेस का, वो आप कर लें। ठीक है। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वो तमाम काम आपके कंप्लीट हो जाएं, जो चीज़ें अब तक हमने की वो आपको समझ आ जाएं, ताकि जब हम नेक्स्ट अपनी स्टार्ट करें अपना काम तो हमने ज़रा स्पीड से चलना है। तो फिर आपके लिए जो टास्क होंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगी, आपको जो काम करवाया जा रहा होगा वो ज़रा स्पीडली होगा, तो उससे फिर आपको इश्यूज ना आए। ठीक है। तो अब तक की जो चीज़ें हैं ना वो स्लो इसलिए रखी गई हैं ताकि पहले एक दो लेक्चर्स में वो चीज़ें आप अपनी क्लियर कर लें, इंस्टॉलेशन वाले जो मामला हैं उसको क्लियर कर लें, और आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर आगे इंशाल्लाह जैसे हमारा काम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगा तो आपको भी ईजी रहेगा काम को समझना और करना। ठीक है। चलें जी, ठीक है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में जी। अल्लाह हाफिज़।